तो क्या उत्तर प्रदेश में अब अलीगढ़ का नाम बदलने का वक्त आ चुका है? क्या अलीगढ़ अब हरिगढ़ के नाम से जाना जाएगा? ऐसा कहा क्यों जा रहा है? ऐसा कहा इसलिए जा रहा है क्योंकि अलीगढ़ में आज कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि पर गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जैसे बीजेपी के बड़े दिग्गज जुटे। हिंदू गौरव दिवस मनाया गया और 2024 के लिए उत्तर प्रदेश की पूरी 80 की 80 सीटों पर बीजेपी के कल्याण का फॉर्मूला तय किया। उसके साथ ही 2024 के चुनाव में 300 प्लस सीटें बीजेपी देश भर में कैसे जीतेगी, इस बात का जिम्मा आदित्यनाथ योगी ने अपने कंधों पर ले और पीएम मोदी को इस बात का वायदा भी कर दिया कि 300 की 300 सीटें बीजेपी जीतेगी। लेकिन उसका पूरा प्लान क्या है? ऐसा क्या प्लान आदित्यनाथ योगी के पास है जो वो इतनी शिद्दत के साथ ये वादा कर रहे हैं? देखिए इस रिपोर्ट के साथ। 2024 में चुनाव आने वाला है। आप बताइए, 73 सीटों का रिकॉर्ड तोड़कर 80 की 80 सीटों पर कमल खिलाएंगे क्या? डबल इंजन की सरकार की ताकत जब आम जनमानस के आशीर्वाद से आगे बढ़ती है तो हर मनोरथ पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं। 2024 के सियासी संग्राम में मोदी शाह को भरोसा है 300 प्लस सीटें जीतने का, और कहना गलत ना होगा कि भरोसे की वजह है ये चेहरा। फिर चिंता मत करो, 24 में खाता भी नहीं खुलने वाला है। 24 में डबल इंजन की सरकार फिर से रिपीट करेगी। हैट्रिक के लिए जोर आजमाइश है। बीजेपी सुपर एक्टिव मोड में है तो दूसरी ओर विपक्षी महागठबंधन INDIA उसे ब्लॉक करने की तैयारी में। इस बीच सीएम योगी पीएम मोदी से न सिर्फ यूपी में 100% स्ट्राइक रेट का प्रॉमिस कर चुके हैं, बल्कि बीजेपी को 300 सीटों से आगे पहुंचाने की ठान चुके हैं। कैसे, जरा समझिए। सियासत के गलियारों में एक कहावत बड़ी मशहूर है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता सिर्फ यूपी से होकर जाता है, जिसका यूपी उसकी दिल्ली, और 24 का चुनावी समीकरण भी इससे जुदा नहीं। 80 की 80 सीटों पर एक बार कमल खिलाइए, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाइए और पूरे भारत में संदेश भेजिए कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अभेद गढ़ है, इसको कोई पराजित नहीं कर सकता। अगर यूपी में बीजेपी ने 80 की 80 सीटें निकाल ली तो समझिए कि 24 की आधी जीत तो पक्की हो चुकी है। वैसे भी विपक्षी महागठबंधन INDIA की सबसे बड़ी टेंशन इस वक्त उत्तर प्रदेश ही है। नेताओं के महाजुटान के बाद भी विपक्ष के पास योगी का कोई तोड़ नहीं। ये परसेप्शन योगी के एक्शन और परफॉर्मेंस दोनों से बना है। कैप्टन कौन है? हमारे कैप्टन तो मोदी जी हैं। बीजेपी टीम NDA टीम इंडिया के कैप्टन के रूप में देश को नेतृत्व दे रहे हैं। ये योगी फैक्टर है कि बीजेपी के चाणक्य यूपी को बीजेपी का अभेद्य दुर्ग बता रहे हैं। यूपी में योगी कैसी व्यूह रचना कर रहे हैं, इसे समझने के लिए सबसे पहले अलीगढ़ से आई ये तस्वीरें देखिए, जहां यूपी के पूर्व सीएम और राम मंदिर आंदोलन के पोस्टर बॉय में से एक कल्याण सिंह की दूसरे पुण्यतिथि पर बीजेपी ने हिंदू गौरव दिवस मनाया। इस कार्यक्रम में सीएम योगी और अमित शाह के साथ साथ बीजेपी के कई दिग्गज जुटे। फिर बीजेपी ने मिशन 2024 को धार दी। असल में कल्याण सिंह वो शख्स जिन्होंने यूपी में बीजेपी की नींव को मजबूत किया, बीजेपी की पहली सरकार बनाई और बाबरी ढांचे विध्वंस की जिम्मेदारी लेकर कुर्सी कुर्बान कर दी थी। प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आज युद्ध स्तर पर चल रहा है और अगले सत्र में 2024 के जनवरी माह में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके भगवान श्री राम पहली बार अपने भव्य मंदिर में विराजमान होकर के हम सबको आशीर्वाद दे रहे होंगे।
तब बाबूजी को भी, उनकी आत्मा को भी असीम संतुष्टि की अनुभूति हो रही होगी और आशीर्वाद दे रही होगी उनकी आत्मा उस समय जिस कार्य के लिए 1992 में मैंने राजसत्ता को छोड़ा था, आज सपना साकार हुआ है। तो जाहिर है बीजेपी की इस रणनीति के पीछे हिंदुत्व की हुंकार है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण साल 2019 में हारी हुई पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 7 लोकसभा सीटों पर फोकस है। और यही बीजेपी की खासियत है कि जहां उसकी सबसे कमजोर कड़ी होती है वो शुरुआत वहीं से करती है। आपको याद होगा 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी की जिन 16 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा उसमें 7 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की थी। तो जाहिर है अलीगढ़ से बीजेपी ने पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मैसेज दे दिया और एक बार फिर हिंदुत्व की धार को तेज कर दिया और इसके अगुवा हैं भगवाधारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस वक्त बीजेपी को लगता है कि मोदी और योगी का डबल इंजन एनडीए के विजय रथ को और रफ्तार दे रहा है। भगवाधारी योगी हिंदुत्व के हार्डकोर चेहरे के साथ ही सख्त प्रशासक और आक्रामक कार्यशैली के प्रतीक बन चुके हैं। यूपी के सीएम से बीजेपी के टॉप 3 स्टार प्रचारकों तक पहुंचने में सबसे बड़ी यूएसपी योगी मॉडल बना। पहला काम यूपी में कानून व्यवस्था ठीक करने का, दूसरा काम राम मंदिर निर्माण का। आज अयोध्या में जहां भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, वहीं काशी में काशी विश्वनाथ धाम, ब्रज तीर्थ का विकास और विकास की वे सभी बड़ी परियोजनाएं जिनके बारे में कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन आज वे मूर्त रूप लेती हुई दिखाई देती है। ये तय है कि 2024 के चुनाव में राम मंदिर की गूंज सबसे ज्यादा सुनाई देगी। राम के नाम की गूंज पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक सुनाई पड़ेगी। बीजेपी ने यूपी में 2014 में राम मंदिर का मुद्दा उठाया। इसका असर चुनाव पर पड़ा और 80 में से 73 सीटें जीती। अब अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनने को तैयार है। बहुत संभव है कि 2024 का चुनावी शंखनाद नरेंद्र मोदी राम मंदिर के गर्भगृह की पूजन के साथ करें। राम जन्मभूमि का मंदिर, इकडे कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद से राम जन्म के मसले को अटका रही थी, भटका रही थी, लटका रही थी। मोदी जी ने राम जन्मभूमि के मसले को कोर्ट का जजमेंट लाकर, कोर्ट का जजमेंट आते ही एक दिन बड़े सवेरे खून का कतरा बहाए बगैर प्रभु श्री राम के मंदिर का भूमि पूजन करने का काम करती है। अब जब बीजेपी हिंदुत्व के अपने कोर एजेंडे पर सुपर एक्टिव मोड में है, तब भगवाधारी योगी को पीएम मोदी ने अपना चुनावी कमांडर बना दिया। योगी आदित्यनाथ मैन ऑफ मिशन है। मोदी से जो टास्क मिलता है योगी अव्वल नंबर से पास होते हैं। योगी का चुनावी ट्रैक रिकॉर्ड इस बात की गवाही देता है। गुजरात चुनाव में 25 विधानसभा सीटों पर योगी ने प्रचार किया। 18 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। योगी का स्ट्राइक रेट 72% रहा। 2018 में राजस्थान के चुनाव में योगी ने 26 रैलियां की। बीजेपी को 25 सीटों पर बम्पर जीत मिली और योगी का स्ट्राइक रेट 90% से ज्यादा रहा। छत्तीसगढ़ के पिछले विधानसभा चुनाव में योगी ने 11 रैलियां की। 8 सीटें बीजेपी के खाते में आई। स्ट्राइक रेट 72% से ज्यादा। बिहार विधानसभा चुनाव में योगी ने 18 सीटों पर प्रचार किया। 12 सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों की जीत हुई। योगी का स्ट्राइक रेट 69%। इसलिए अब कहा जा रहा है कि उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक बिना शंका योगी का डंका बज रहा है। योगी के मुखर हिंदुत्व और सख्त प्रशासक वाली इमेज के चलते पहले भी दूसरे राज्यों में स्टार प्रचारक के तौर पर उनकी सबसे ज्यादा डिमांड होती रही, क्योंकि योगी गंभीर आलोचनाओं और सवालों के बीच अपने कोर एजेंडे को लेकर एकदम स्पष्ट रहे, कभी पीछे नहीं हटे। बुलडोजर, धर्मांतरण विरोधी कानून, माफियाओं पर कार्रवाई, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की योगी मॉडल को अन्य राज्यों ने अपनाया है। जानकार कहते हैं कि विपक्षी महागठबंधन INDIA की कार्ड के लिए बीजेपी ने अपने हिंदुत्व कार्ड को आगे किया।
तभी तो योगी आदित्यनाथ ने बड़े सख्त लहजे में कह दिया कि अगर ज्ञानवापी को मस्जिद कहोगे तो विवाद तो खड़ा होगा। और अब वो श्री राम मंदिर निर्माण से लेकर काशी कॉरिडोर और ब्रज तीर्थ क्षेत्र की बात कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। चांद से आज दो ऐसी खुशखबरियां आई हैं जिन्हें सुनकर पूरा हिंदुस्तान झूम उठा। पहली खबर यह चंद्रयान 3 के मैसेज की और दूसरी है चांद के उस इलाके की तस्वीर जिसे दुनिया ने आज तक कभी देखा नहीं। तो आज आपको हम चांद से चंद्रयान 3 की वो लेटेस्ट रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जिसमें लैंडर एकदम ठीक ठाक, पेलोड एकदम परफेक्ट और हिंदुस्तान की उम्मीदें 100% खरी साबित होने वाली। वेलकम बडी, ये वो शब्द है जिसकी गूंज चांद से लेकर पृथ्वी तक सुनाई दे रही है। हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका और यूरोप तक चंद्रमा पर भारत की कामयाबी को महसूस किया जा रहा है। चांद के जिस हिस्से को कोई देख नहीं पाया उसकी चंद्रयान 3 ने स्पेशल तस्वीरें भेजी हैं। ये तस्वीरें चांद की सतह के दक्षिणी ध्रुव पर उस लोकेशन की हैं जहां चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम की लैंडिंग होने वाली है। किसी में छोटे गड्ढे दिख रहे हैं तो कहीं भयानक क्रेटर्स नजर आ रहे हैं। किसी तस्वीर में उबड़ खाबड़ जगह है तो कहीं लंबा मैदान दिख रहा है। माना जा रहा है कि इस साइट पर चांद की सबसे पुरानी और मोटी परत मौजूद है जो कि पूरी तरह से गड्ढों से लैस है। लेकिन इन तमाम चुनौतियों को पार कर विक्रम लैंडर फतेह करने वाला है। विक्रम लैंडर पर मौजूद कैमरे ने बहुत ही खूबसूरत तस्वीरों को भी कैप्चर कर लिया है। इन तस्वीरों पर अगर गौर डालें तो एक और बात पता चलती है कि चांद पर इस वक्त अंधेरा है। साथ ही इन तस्वीरों ने यह भी क्लियर कर दिया है कि बहुत जल्द चंद्रयान 3 सफल होने जा रहा है। वही आइडियल साइट है हमारे लिए, बट कुछ अगर थोड़ा बहुत जरूरत पड़ी तो थोड़ी साइड में खिसक के दूसरी एक साइड पे जाएगा जो भी रिलेटिवली सेफ साइड रहेगी। और जैसा कि मैंने बताया, अगर 23 अगस्त को हम उतरने का प्रयास नहीं करते और 27 अगस्त को करते हैं तो वो लगभग जो मेन साइट है उससे 400 से 450 किलोमीटर दूर रहेगी। यानी कि अहमदाबाद के बदले हम बम्बई में उतराण करेंगे, उस प्रकार का सीनरी होगा। बट वो साइट भी उतनी सही नहीं है जो पहली साइट है, बट फिर भी उसमें भी हम सफलतापूर्वक नीचे लैंडिंग करने में सफल हो जाएंगे। कैसे लैंडर की लैंडिंग को लेकर इसरो के इरादे बुलंद हो गए हैं उसकी डिटेल आपको बताएंगे, मगर पहले यह जान लीजिए चंद्रयान 3 का चांद पर किस अंदाज में और किसने वेलकम किया। लैंडर विक्रम फिलहाल उस जगह पर है जहां से चंद्रमा की अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर और सबसे नजदीक की दूरी 25 किलोमीटर है, यानी बस थोड़ा सा इंतजार। और इस प्री लैंडिंग से पहले चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर का चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से संवाद हुआ। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने यहीं पर कहा, वेलकम बडी। यह संवाद इसीलिए अहम है क्योंकि विक्रम की लैंडिंग का पहला मैसेज चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर को जाएगा और फिर वही मैसेज धरती पर पहुंचेगा। इसरो ने चंद्रयान 3 के साथ ऑर्बिटर नहीं भेजा था। अब चूंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अच्छी तरह से काम कर रहा है और उसने चंद्रयान 3 के लैंडर के साथ कम्युनिकेट भी कर लिया है तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। साथ ही ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद जितने भी मैसेज होंगे वो इसी ऑर्बिटर के जरिए सिग्नल के रूप में इसरो स्टेशन तक पहुंचाए जाएंगे। फिलहाल इंतजार किया जा रहा है लैंडिंग साइट पर सूरज के निकलने का। जैसे ही चांद पर सूर्योदय होगा चंद्रयान 3 का नेक्स्ट स्टेप लिया जाएगा। हम लोग इस बार सॉफ्टवेयर में अच्छे खासे बदलाव किए हैं। अब सॉफ्टवेयर में ऐसा बदलाव किया गया कि इंजन डिसरप्शन अगर हो तो भी उसको डील कर सके उस पूरे पहलू पर। तो ये फिर से एक फेलियर बेस्ड डिजाइन है कि अगर डिसरप्शन होता है तो उसको डील कर सके, और बहुत सारे सेंसर दिए हैं। विक्रम लैंडर की सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग के लिए उस जगह को खोजना शुरू कर दिया गया है जहां पहुंचते ही भारत इतिहास रच देगा। इसके लिए खास कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहली 4 तस्वीरें डी बूस्टिंग से ठीक पहले की हैं, जो कि लैंडर हैजर्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरे से खींची गई हैं। दूसरा वीडियो 17 अगस्त का है जब लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हुआ और फिर कैमरा 1 ने चांद की वीडियो भेजी। तीसरा वीडियो 15 अगस्त का है, इसे लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरे से लिया गया।
और चौथा वीडियो चंद्रयान 3 के स्पेसक्राफ्ट से लिया गया, जब 5 अगस्त को चांद के ऑर्बिट में चंद्रयान 3 दाखिल हुआ था। इसरो का दावा है कि यही कैमरे विक्रम लैंडर की पोजीशन, उसे सॉफ्ट लैंडिंग कराने और चांद पर मौजूद गड्ढों की गहराई और चौड़ाई के बारे में बताएंगे। लैंडर हैजर्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा यह बताएगा कि बिना गड्ढे और बोल्डर वाला इलाका कौन सा है। लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा भी इसमें मौजूद है। यह खास जगह को चुनेगा। लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर कैमरे, लेजर अल्टीमीटर और लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा भी इसमें है। इनका काम यह है कि लैंडर को सुरक्षित चांद की सतह पर उतारा जा सके और ये 500 मीटर की ऊंचाई से काम करना शुरू कर देंगे। इनमें से लैंडर हैजर्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा को अहमदाबाद में मौजूद इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ने बनाया है। तो स्पीड को कम करने के लिए हमारे पास में लेजर डॉपलर मीटर है। मतलब होगा कि कैसे स्पीड को कम करेंगे, कितना कम करेंगे, यह क्या करेगा, एक तरंग भेजेगा, एक लाइट रे भेजेगा, वह लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर आएगा और उसके सहारे यह मालूम कर पाएगा कि छाया कितनी ऊंचाई पर है और फिर कितना नीचे जाना है। यह इसके पास में एक पेलोड है, इससे उसके मालूम कर पाएगा। चांद के ऑर्बिट से चांद की सतह पर लैंडिंग करना आसान नहीं, इसीलिए हर सेकंड के साथ घटते जा रहे वक्त को इसरो बेहद क्रिटिकल बता रहा है। सबसे पहला काम है 25 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंडिंग प्रोसेस को आसान तरीके से फाइनल स्टेज तक ले जाना, जिसके लिए लैंडर की मौजूदा रफ्तार 1680 मीटर प्रति सेकंड से घटाकर 2 मीटर प्रति सेकंड तक लाने का टारगेट है। इस प्रक्रिया में 15 से 20 मिनट लगेंगे, लेकिन यह इतना आसान भी नहीं। वैज्ञानिक भाषा में कुछ ऐसी बातें हैं जिनका बेहद खास ध्यान रखा जाएगा। मसलन लैंडर जब सॉफ्ट लैंडिंग करेगा तो ग्रेविटी पर नजर रहेगी। लैंडिंग के लिए समतल जगह चुनी जाएगी। लैंडिंग के वक्त इंजन में सही मात्रा में प्रेशर क्रिएट करना होगा। थ्रस्टर्स सही तरीके से ऑन रखने की चुनौती है। नेविगेशन सही मिल रहे हैं या नहीं, इस पर भी नजर है। कई और चैलेंजेस आने वाले हैं जिन्हें पार करना होगा और ऐसा होने पर सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी। भारत चांद के साउथ पोल पर ऐसा करने वाला पहला देश बन जाएगा, जबकि अमेरिका, सोवियत संघ और चीन के बाद चांद पर लैंडिंग करने वाले देशों में अपना नाम शुमार कर लेगा। इसके बाद लैंडर से रैंप के जरिए बाहर आएगा प्रज्ञान रोवर, जो इसरो से कमांड मिलते ही चांद की सतह पर चलना शुरू कर देगा। जैसे जैसे रोवर आगे बढ़ेगा, इसके पहिए चांद की मिट्टी पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की छाप छोड़ेंगे। चांद पर हो चुका सूर्योदय लैंडर और रोवर दोनों के लिए 14 दिन तक जिंदगी देने वाला साबित रहेगा, जिसमें मदद करेंगे पावर जनरेट करने वाले सोलर पैनल, जिसे इसरो ने तैयार किया है। और फिर विक्रम लैंडर में लगे चारों पेलोड्स भी अपना काम करना शुरू कर देंगे। रंभा पेलोड का काम है चांद की सतह पर सूरज से आने वाले प्लाज्मा कणों के घनत्व, मात्रा और बदलाव की जांच करना। चास्टे पेलोड का जिम्मा यह है कि वो चांद की सतह की गर्मी यानी तापमान की जांच करेगा। इल्सा के जरिए लैंडिंग साइट के आसपास भूकंप से जुड़ी एक्टिविटी की जांच की जाएगी और लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे चांद के डायनामिक्स को समझने का प्रयास करेगा। The last time when after the landing the process, we have gone through the data what we generated in that on flight. So based on that, corrective measures have been taken, and also that is not only that one, we did something more than what we corrected, and wherever that margins are less, we enhanced that margins. And at the same time, that when that sensors are not functioning, and wherever they're possible, the appropriate redundancy is put it. So that way, this time the system is, because based on the lessons we learned from Chandrayaan 2. So this time, the system is going with more ruggedness. चंद्रयान 3 का फेलियर बेस्ड डिजाइन पर होना इस मिशन के सक्सेस होने की गारंटी देता है। खुद इसरो चेयरमैन ने चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के साथ दावा किया, अगर सब कुछ फेल हो जाता है, अगर सभी सेंसर फेल हो जाते हैं, कुछ भी काम नहीं करता, फिर भी विक्रम लैंडिंग करेगा, बशर्ते एल्गोरिथम ठीक से काम करे। हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि अगर इस बार विक्रम के 2 इंजन काम नहीं करेंगे, तब भी ये लैंडिंग में सक्षम होगा। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसे समझने के लिए आपको इन बातों को गौर से सुनना होगा।
अहमदाबाद में भी टेस्ट किया गया, बंगलोर में भी टेस्ट किया गया, श्रीहरिकोटा जाकर भी टेस्ट किया है और अलग अलग साइट पे भी टेस्ट किया गया है, क्रेन पे भी टेस्ट किया गया है उसको, और ड्रोन पे टेस्ट किया गया है, हेलीकॉप्टर द्वारा टेस्ट किया गया है, एयरक्राफ्ट के द्वारा भी टेस्ट किया गया है। तो अलग अलग तरीके से टेस्टिंग करके कोई भी त्रुटि न रह जाए इसकी कोशिश की गई है। और जैसा कि मैंने बताया, फिर भी कुछ अगर इश्यू आता है उस समय लास्ट मोमेंट पे, तो उसके लिए भी संभावना को देखते हुए हमने उसमें एक ऑटोनोमस लैंडिंग सिस्टम की व्यवस्था भी की है, जिस तरह से वो खुद ही अपना डिसीजन लेके सेफ जगह ढूंढ के वहाँ पे अच्छी तरह से उतर जाए। मिशन हिंदुस्तान का है, नजरें दुनिया की टिकी है, इतिहास की दहलीज पर दस्तक हो चुकी है, बस उसे अंजाम तक पहुंचाना है। पूरा देश खुली आंखों से एक साथ गर्व के इन पलों को जी सके, इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। 23 अगस्त 2023 की शाम 5:27 से चंद्रयान 3 की लाइव कवरेज देखी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। इसरो भले ही चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए लाइव टेलीकास्ट करेगा, मगर टाइम्स नाउ नवभारत आपको बारीक से बारीक डिटेल लगातार बता रहा है। और अगले करीब 40 घंटे बेहद अहम है। टाइम्स नाउ नवभारत आपको लैंडिंग, लैंडर, रोवर और तमाम वैज्ञानिक शब्दों को सरल तरीके से समझाएगा, ताकि आप ये जान सकें कि कुछ घंटों के बाद भारत जो इतिहास रचने जा रहा है उसका एक एक पहलू कितना ज्यादा अहम है।